नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा रहने वाला है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होगी और प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर बातचीत हो सकती है केंद्रीय मंत्रियों के साथ। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी बातचीत होगी। तो बड़ी अपडेट सीएम के दौरे से जुड़ी ये सामने आ रही है कि 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात और चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो दिल्ली का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रियों के साथ। हो सकता है कि कुछ और नई परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत करने के बाद मंजूरी भी मिले। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात दिल्ली दौरे के दौरान होगी। प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर उनसे बातचीत कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज 2 दिवसीय दौरा जो है दिल्ली का होने वाला है। लगभग 2 बजे मुख्यमंत्री उत्तराखंड से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के आधार पर जो खबर निकल के आ रही है कि कई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मुलाकात होनी है। और जो उत्तराखंड में रुके हुए विकास कार्य हैं, चाहे वो सीमांत क्षेत्रों की बात करें, पर्यटन से लेकर बात करें, उद्योगों से लेकर बात करें, या फिर क्या कहते हैं जो सड़कों के रुके हुए काम है उनको लेकर बात करें, चाहे हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो इन सभी मुद्दों पर अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात होनी बाकी है। क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो इसलिए जो अधर में अटके हुए कार्य है उनकी तेजी कैसे बढ़ सके, उन पर गति कैसे लाई जा सके, इस पर फोकस होना बताया जा रहा है। कैलाश जी, क्या कोई जानकारी इस बारे में मिल पा रही है कि कौन कौन से केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीएम की मुलाकात हो सकती है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं और रेल मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो तमाम अटकलें अभी जारी हैं, क्योंकि मुलाकात का जो दौर है वो उस पर जो है प्रदेश का विकास पर फोकस होना है। क्योंकि चुनाव जो है 2022 में चुनाव होने हैं, समय कम बचा हुआ है, इसलिए प्रदेश में किस प्रकार विकास के कार्यों में गति लाई जा सके, क्या केवल विकास कार्यों में गति लाने का मकसद रहेगा या कुछ और नई परियोजना प्रदेश के लिए जिनको मंजूरी दिलवाई जा सकती है? बिल्कुल प्रीति, लाजमी है कि जो प्रदेश की जो नई रणनीति के आधार पर जो प्रोजेक्ट केंद्र में लगे होंगे उनको स्वीकृति कैसे दिलाई जाए, उनको कैसे धरातल पर उतारा जाए, और जो अधर में रुके हुए कार्य हैं जिन पर कहीं वित्तीय संकट होगा, कहीं पर जो है जो कार्य रुके हुए हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको लेकर भी चर्चाएं जो है हो सकती है। जी शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होगी और प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में फिर से कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने 1 हफ्ते और बढ़ाया है कर्फ्यू। बिना रियायत प्रदेश में 17 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू रहेगा। विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू रहेगी और शव यात्रा में 50 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। तो वीकेंड कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया है प्रदेश में, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर कुछ ढील नहीं दी गई है। राज्य सरकार ने 1 हफ्ते के लिए और कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया है। बिना किसी रियायत के इस कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, कोई ढील नहीं दी गई है। जो नियम पहले लागू थे वो अब भी लागू रहेंगे।
17 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू प्रदेश में बिना किसी रियायत के लागू रहेगा। शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकते हैं और शव यात्रा में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रदेश में कोरोना के केसेस जो एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए बिना किसी रियायत के कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो कोविड का आर नॉट काउंट है वो बढ़ रहा है। उसको लेकर जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश जो है उसने चिंता जाहिर की है। उन्होंने प्रदेश में जो है कोरोना जो संक्रमण है उसको लेकर लापरवाही बरतने की बात कही है, क्योंकि जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं लोग, संक्रमण बांट रहे हैं, इस रवैये से जो है एम्स के निदेशक की नाराजगी सामने आई है। और जो कोविड है उत्तराखंड में उसको लेकर जो सरकार ने एसओपी जारी की है उसको लेकर जो है राज्य सरकार ने 1 सप्ताह का कर्फ्यू और बढ़ा दिया गया है, जो कि कर्फ्यू 17 अगस्त तक बढ़ाया गया है। क्योंकि जो विभिन्न राज्यों से आने वाले लोग हैं सीमा पर, उनको भी हिदायत दी गई है कि 72 घंटे पूर्व की जो नेगेटिव रिपोर्ट होगी उसकी बाध्यता जो है बरकरार रहेगी, वो लेके आनी होगी। और साथ ही जो कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके हैं लोग, उनको भी जो है प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही अनुमति होगी राज्य में आने की। प्रीति, लेकिन यहाँ पर कैलाश जी, हम ये देख रहे हैं कि इस अवधि को लगातार सरकार बढ़ा रही है, पूरी तरीके से अनलॉक नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद केस बढ़ रहे हैं, लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो ये कौन सुनिश्चित करेगा कि नियमों का पालन हो रहा है? क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर ढील दी जा रही है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि जिस प्रकार WHO ने कहा है कि तीसरी वेव का इंतजार है, तीसरी वेव आ सकती है, उसको लेकर सरकार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन जो भारतवर्ष की है कहें या उत्तराखंड कहें, आतंक है, उस देख हुए जो कुछ चीजों रूल्स करने हैं, लेकिन सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध नहीं हटाए हैं, क्योंकि रात्रि कर्फ्यू यहाँ पर जारी है। उसके बाद भी देखा जा रहा है कि लोग जो है जो कोरोना के गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक लोग पालन नहीं करेंगे तब तक कोरोना से नहीं लड़ा जा सकता है। क्योंकि सरकार का ही नहीं बल्कि ये आम जन का भी दायित्व होता है कि अगर ऐसे संकट में किसी चीज की गाइडलाइन अगर सरकार के द्वारा दिया जा रहा है तो उसका पालन हर एक नागरिक को करना चाहिए। बिल्कुल, ये कर्तव्य सबका बनता है, लेकिन जब ज्यादा केस बढ़ने लग जाएंगे तब लोग समझेंगे और उसके बाद ही प्रशासन तब जागेगा, तभी सख्ती दिखाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि कुछ रियायत दिए बिना ही यहाँ पर कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में जब सीएम हो साथ तो बन जाए हर बात कार्यक्रम के तहत जनपद उधम सिंह नगर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों से वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री ने उनसे जीवन में सफलता के लिए अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी युवा शक्ति देश की ताकत है। युवा समय का बेहतर सदुपयोग कर जीवन में सफलता के सोपान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीएम ने कार्यक्रम के तहत बच्चों से सीधा संवाद किया और उन्होंने बच्चों को एक यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित करने की बात उनसे कही है कि वो अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसको हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया। इनमें उत्तराखंड के करीब 8.82 लाख किसानों के खाते में 176 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है और इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड के टिहरी जिले के चंबा विकासखंड के सुशांत उनियाल से बात की। बता दें कि सुशांत डिंगरी मशरूम उत्पादन इकाई के माध्यम से मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सरकारी योजनाओं से बहुत लाभ मिला है और अपने मशरूम उत्पादन से आसपास के ग्रामीणों को भी जोड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की तरफ से
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दूसरी किश्त यहां पर जारी की गई और ऐसे में उत्तराखंड के भी करीब 8 लाख से ज्यादा किसान ऐसे रहे जिनके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए और ऐसे में यहां पर ये 9वीं किश्त जारी की गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। और जो उत्तराखंड के किसान थे उनसे भी प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के जरिए सीधा संवाद किया। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम टाउन हॉल देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दी जाने वाली कुटुंब पेंशन का नाम अब सम्मान पेंशन होगा। इसके साथ ही हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन बनाया जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों के मेयर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान मेयर्स ने अपनी समस्याओं से सीएम धामी को अवगत करवाया। समस्या सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रभारी सचिव नगर विकास को महापौरों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। प्रदेश में पिछले कई सालों से पीसीएस अधिकारियों की परीक्षा की बाट जोही जा रही थी। ऐसे में प्रदेश में पीसीएस बनने की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अब अच्छी खबर है। प्रदेश में 264 पदों के लिए लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया है। तो यहां पर लंबे समय से इंतजार कर रहे पीसीएस भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि 264 पदों के लिए आवेदन आज से अभ्यर्थी कर सकते हैं और इसके लिए एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है। तो परीक्षा का विज्ञापन जारी हो गया है और जो इसका इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। 264 पदों के लिए अभ्यर्थी आज से अपना आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त से शुरू होगा, जिसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। तो उत्तराखंड में मानसून सत्र 23 अगस्त से शुरू होगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है कि कितने दिन ये सत्र चलेगा और क्या कुछ इसमें खास रहेगा। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, जिसके चलते कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जनता के लिए जनता ही बनाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव घोषणा पत्र समिति की ओर से विभिन्न जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सभी प्रभारी 30 अगस्त तक सभी 13 जिलों और 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। इस बार जो चुनाव घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं वो जनता का चुनाव घोषणा पत्र, जनता के द्वारा जनता के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल,
ऑफ द पीपल। जनता से ही हम लोग सुझाव मांग रहे हैं और इसके लिए हमने एक व्यापक कार्यक्रम तय किया है। व्यापक कार्यक्रम में 30 अगस्त तक हमारे समिति के तमाम इम्पोर्टेंट लीडर्स राज्य के प्रत्येक जनपद में जाएंगे और जनपदों में जाकर के विधानसभा तक जाकर के अपने पार्टी के नेताओं से तो राय मशवरा करेंगे ही करेंगे। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में कांग्रेस उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस उत्तराखंड में जीत का परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं अब हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इस बीच मंगलूर पहुंची अनुपमा रावत ने पत्रकारों को संबोधित किया और डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर प्रदेश में बीजेपी का सूपड़ा साफ करने की बात कही। इसकी तैयारी जो है वो पूरे 5 साल से चल रही है। जिस दिन हम चुनाव हारे थे, जनता ने अपना बहुमत भाजपा के पक्ष में दिया था, उसी दिन से हम रोज़ ये देख रहे थे कि भाजपा जो है किस तरीके से जनहितों को दरकार करते हुए, उसको इनकार करते हुए सिर्फ अपने हितों के साधने के लिए कार्य कर रही है। और उसके तभी से जो है हम लोग लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे नेता, हम अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के सुख दुख में खड़े रहे और आज एक एक जनमानस उत्तराखंड का उन कार्यों को याद कर रहा है और भाजपा को कोस रहा है। क्यों? जितना बड़ा बहुमत भाजपा को मिला देवभूमि उत्तराखंड में, यह ऐतिहासिक है। ये भाजपा सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये सब जनता जान चुकी है। जो काम हमारा एक लेखपाल पटवारी जो 500 रुपये में करता था, हमारे अगर हम आज क्रेडिट कार्ड भी बनवाने जाए, मेरे पास किसान भाई हैं, हम अपनी ज़मीन पे अपना जो है ज़मीन को रख के क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। कोरोना का बहाना देते हैं, 3-3 महीने फाइलें दबा के रखते हैं और वो 200 रुपये का काम जो है 5000 रुपये, और उसके बाद जो नीचे बैठता है ना उसमें कंप्यूटर पे वो अलग मांगता है। इतना भ्रष्टाचार है। जो हमारे टाइम में 700 रुपये में डीएल बनता था माननीय हरीश रावत जी के कांग्रेस के टाइम में, वो आज 5,500, 6,000, 7,000 रुपये में। क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा है नेताओं को, इन सांसदों को? ये सब भ्रष्टाचार में लीन है और अब इलेक्शन सिर पे है। लोकतंत्र का हमेशा गला घोटते हैं ये सब लोग जो है, नेता भी और इनके जितने भी यहाँ नीचे जो इनका लोग ये बैठाए हुए हैं, इन्होंने प्रशासन भी लूट खसोट के पीछे लगा हुआ है। प्रदेश में आगामी चुनावों के लिए अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। चुनावी मैदान में उतरने के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक टिहरी के 2 दिवसीय दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने घनसाली में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अध्यक्ष मदन कौशिक ने तमाम विकास कार्यों को कार्यकर्ताओं के सामने रखा और इनके साथ ही जन जन तक बीजेपी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का उनसे आह्वान किया। दिसंबर तक का रोड मैप बनाया है। इस रोड मैप के आधार पर हम जिला, मंडल, विधानसभा, हमारा शक्ति केंद्र, हमारा बूथ, हमारा पन्ना, हमारे पन्ने के बैठक को लेकर प्रधानमंत्री की जनसभा तक का कार्यक्रम है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा एक कार्यक्रम है। हमने अभी 256 हमारे मंडल है, 256 मंडलों का 52 मंडलों का कार्यक्रम पूरा किया है। अब इसके बाद 70 कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। ये कार्यक्रम कंटिन्यूएशन में चलेंगे। इस बीच में हमारा बूथ का वेरिफिकेशन और ये सारे काम चलेंगे। यानी चुनाव को लेकर जो हमने रोड मैप तैयार किया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और कार्यकारिणी के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने अपने अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से उफ्तारा को 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सम्मान कार्यक्रमों के माध्यम से हमें युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति की जानकारी के लिए प्रेरित करना होगा और लोक कलाकारों को सम्मान करना उनके लिए भी गर्व का विषय है। हरिद्वार के शंकर आश्रम के पास मुख्य मार्ग पर नगर निगम की ओर से कूड़े का डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, जिससे कि आसपास के लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ऐसे में बारिश के मौसम में बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है, तो वहीं व्यापारियों का व्यापार भी
चौपट हो रहा है। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि जल डंपिंग यार्ड यहां से नहीं हटाया गया तो धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन ना तो प्रशासनिक अधिकारी और ना ही नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं और यहां तक कि कुछ लोग तो इतने परेशान हैं कि यहां से पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं। शहर के अंदर आपने पहले देखा होगा शिव मूर्ति पे इन्होंने ये हाल किया था। वहाँ तमाम व्यापारी बता रहे थे, इस बात के गवाह हैं, उन्होंने बताया भी रोज़ दुर्घटना होती थी, उन्होंने वहाँ से हटा के ये और आगे लिया है। वहाँ भी यही हालत हुआ शहर का, मेन रोड को ख़त्म करने का काम किया। उसके बाद शिवजी पैलेस पे लिया है, वहाँ गंदगी का ढेर, तमाम गंदगी वहाँ फैली। उसके बाद किसी के तब जब प्रेशर पड़ा तो वहाँ से हटा दिया गया। अब लाके इन्होंने यहाँ मेन रोड पर, आप देखिए यहाँ पूरी मेन रोड इन्होंने बंद कर रखी है, कूड़े का अंबार लगा पड़ा, 3-3 दिन तक कूड़ा नहीं हटता है यहाँ पर। जो पॉइंट है वो पहले से ही वहाँ पर गलियों से कूड़ा आकर एकत्रित होता है और लोडर और डंपर के माध्यम से जो हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहाँ जाता है, क्योंकि उसके आसपास की गलियाँ संकरी हैं, वहाँ बड़ी गाड़ी नहीं जाती है। हाँ, जैसा आपने भी ये अभी मुझे कुछ फ़ोटोज़ दिखाए हैं कि वहाँ जब गाड़ी खड़ी होती है तो रास्ता कम हो जाता है। जो उस क्षेत्र के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त हैं उनको अभी बुलाकर निर्देश दे दिया गया है। आपको बता देते हैं, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। पहाड़ से मैदान तक आफत की बारिश देखने को मिल रही है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। आगामी दिनों को लेकर भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और ऐसे में इस मॉनसून में अगर देखें तो मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों में आफत की बारिश हो रही है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही हैं, राजमार्ग बाधित हो रही हैं, सड़कें बाधित हो रही हैं, लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। और चलिए इस बीच उत्तरकाशी से आ रही बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करा देते हैं, जहां पर भूस्खलन की जानकारी मिली है। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगुन में भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित हो गया है। यमुनोत्री राजमार्ग डाबरकोट के पास बाधित हुआ है। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी आपको दे दें, भूस्खलन हो रहा है लगातार और तस्वीरें भी आप इसकी देख सकते हैं। उत्तराखंड में हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पहाड़ दलक रहे हैं, मलबा सड़क पर आकर गिर रहा है। यमुनोत्री हाईवे बाधित हुआ है उत्तरकाशी में। नगुन के पास लगातार भूस्खलन हो रहा है। करीब 200 मीटर के हिस्से में रुक रुक कर भूस्खलन हो रहा है। यमुनोत्री राजमार्ग डाबरकोट के पास बाधित हो गया है, क्योंकि मलबा सारा सड़क पर आ गया है और इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। रुक रुक कर ये भूस्खलन हो रहा है, मलबा रुक रुक कर सड़क पर आकर गिर रहा है। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान यहाँ पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, केवल रास्ता अभी बाधित हुआ है, जिसको खोलने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। सीधी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यमुनोत्री राजमार्ग डाबरकोट के पास बाधित हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ से सारा मलबा सड़क पर आ गया है और बताया जा रहा है कि 200 मीटर के हिस्से में रुक रुक कर भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में इस मार्ग पर यातायात बाधित हो रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। 200 मीटर दूर रुक रुक कर भूस्खलन इस इलाके में हो रहा है और पहाड़ से मलबा सड़क पर आ गिरा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।